इतिहास जो बीत गया। क्या, कब, कहा और कैसे? रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों में पहले क्या हुआ था। जैसे कि पता लगाए कि ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो, या फिर अखबार भी तुम पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है? अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आर्किटेक्टों मतलब शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र एक। पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी का पता लगाने के लिए हमें मानचित्र देखना पड़ेगा। उससे पहले हम उसका संक्षिप्त रूप जो है जान लेते हैं। मानचित्र एक पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले ये लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल सामग्र संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा के परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का भी यही से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और तीर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम की सुलेमान, देखिए सुलेमान और तीर्थर, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और तीर्थर पहाड़ियां ये आपको दिख जाएंगी। इस पहाड़ियों में आपको देखना है कि किस तरह से यहाँ लोग रहते थे, या इस पहाड़ियों के जानकारी के बारे में आपको यह बता दिया जाएगा। जब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और कीर्तर पहाड़ियों का पता लगाओ, इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान थे जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व में यहाँ गारो भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे आपको गारो पहाड़ियां मिलेगी। तो इस गारो पहाड़ियों का वर्णन भी हमें इसी किताब में मिलता है कि देखिए कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। विंध्य के उत्तर में आप देख सकते हैं यहाँ विंध्य है। विंध्य के उत्तर में मतलब यहाँ मध्य प्रदेश के इलाके में ये स्थान आपको मिल जाएगा। विंध्य पहाड़ियां आप देख सकते हैं नर्मदा नदी के आगे। इसी के बाद हमारे अतीत के किताब में मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का भी पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियों उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, मतलब जो छोटी नदियां होती है जो बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले फले। गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ दो क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं कि लगभग कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे आरंभिक नगर शुरू हुआ। तो 4700 वर्ष पूर्व। और इलाकों में नगरों का विकास, जो गंगा नदी है
उसके तटव इलाकों का विकास जो है वो 2500 वर्ष पूर्व ही शुरू हुआ था। यहाँ आपको एक नोटिस मिल जाती है कि दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। मतलब ये देश जो है, ये देश दक्षिण एशिया भाग को दर्शाते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान कर रखना है कि दक्षिण एशिया को प्राय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। इसी के बाद गंगा तथा उसकी सहायक नदियों का सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों को आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। मतलब आज का जो वर्तमान का बिहार है वो मगध नाम से पहले राज्य से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की थी। यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं कि एक विशाल विशाल राज्य था। विशाल राज्य को नोटिस कीजिए, इससे आपको एक आंसर जो है आंसर मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि विशाल राज्य में से नदियों में, जैसे दक्षिण गंगा के नदियों में सबसे बड़ा विशाल राज्य कौन सा था, तो मगध आपको ध्यान में रखना है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से के दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अंततः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इससे अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाजों में अपने स्थान मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा जाते थे। एक कस्बे से तथा दूसरे कस्बे में भी जाते रहते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता थे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, उन्हें एक शौक होता है कि दूसरे स्थानों को खोजना, उन्हें ही हम इतिहासकारी कहते हैं। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो इसका भी सवाल आपका, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा कि एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। चलो मानचित्र एक को फिर से हम देखते हैं। यहाँ तो मानचित्र एक, इसको हम फिर से यहाँ देख लेते हैं। तो पहाड़िया या विंध्य पहाड़िया, जैसे आप देख सकते हैं हिमाचल है, विंध्य पहाड़िया के यहाँ भाग है। तो इसी के साथ यहाँ देखिए फिर से हम आ जाते, एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़िया, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यही बस गए। लोगों के इस आवागमन से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्धि समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रह गए। देश का नाम, ये जो मेन पॉइंट है ये आपको देखना है कि अपने देश का नाम किस तरह से है। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आप सबको पता है हम इंडिया और भारत, ये दो नामों का प्रयोग करते हैं फिलहाल की वर्तमान की स्थिति में। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। आपने देखा होगा कि इंडिया जो शब्द है उसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व
उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों, आपको ध्यान में रखना है, ईरानियों तथा यूनानियों सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। क्या कहा उन्होंने? इंडिया। देखिए, ईरानियों और यूनानियों ने जो देश थे उसकी जो लोगों थे, उन्होंने ईरानियों और यूनानियों ये दो जो लोग थे, समूह के लोग थे, इन्होंने सिंधु को हिंदोस कहा अथवा इंदोस कहा, हिंदोस या अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को, मतलब जहां से ये नदी थी उसके पूर्व में स्थित जो भाग था उस भूमि को इन्होंने इंडिया कहा। क्या कहा? इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी थी। इस कृति का ऋग्वेद में भी वर्णन मिलता है। आप सबको पता है कि कृति में अगर आपको सबसे पुराना जो ग्रंथ है वो दिखेगा तो वो 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में आपको जानकारी मिल जाएगी। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं, जिस इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि इसे कहा जाता है। यहाँ ये शब्द आपको ध्यान में रखना है कि पांडुलिपि इसे क्यों कहा जाता है। पांडुलिपि मतलब जो हाथ से लिखे गए उसे पांडुलिपि हम कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट, याद रखिए मैन्युस्क्रिप्ट जो शब्द है, मैन्युस्क्रिप्ट शब्द या यूज किया जाता है। मेनू में आपको आगे पता चल जाएगा। शब्द लैटिन शब्द है, जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है वो लैटिन शब्द है मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, हाथ से निकला है। मतलब मेनू मतलब हाथ और स्क्रिप्ट मतलब जो आपका पेज है, जो लिपि है। सो शब्द इसका अर्थ देखिए कि मैन्युस्क्रिप्ट, आपको ध्यान में रखना है। ये पांडुलिपिया प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी है। ये आप राजपत्र देख सकते हैं या सो ये इस तरह से था, इस तरह से ये लिखा जाता था। यह देखिए यहाँ अगर आपने देखा हुआ तो यहाँ ज्वाइन भी आप कर लेते थे, उस तरह से इसमें लिखा जा सकता था। ये पत्र भी आप देख सकते हैं। इसी तरह का पत्र कहीं ना कहीं आपके वर्णन में मिल जाता है। लगभग यहाँ जो लिखा है वो आपको पढ़ना होगा। ताड़पत्रों में बनी एक पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनसे अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। भुर्ज नाम का पेड़ जो है वो आपको ध्यान में रखना है, किस पेड़ के नाम से ये पांडुलिपियां बना जाती थी। तो भुर्ज नाम जो हिमालय में ये पेड़ आपको मिलता है। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने देशों को इस तरह उत्कीर्ण करते थे कि अपने आदेशों को, जो उनके आदेश रहते हैं, राजा रानियों के आदेश रहते हैं, अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके।
कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों में भी अपने कार्यों को वितरित उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे, मतलब लड़ाई में कौन जीता कौन हारा उसका वो लेखा रखते थे। ये आप देख सकते थे, इस प्रकार के वो जो कोरी काम थे तो कोरी काम या करते थे। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। तो कहा ये पत्र जो है ये सम्राट अशोक जी ने लिखा है। ये प्राप्त हुआ है अफगानिस्तान के कंधार से। यहां भी आप देख सकते हैं कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने में क्या लाभ थे, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई की जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों का भी यूज करते थे। इस तरह के आभूषण आप देख सकते हैं। बाह्य एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र है। ये पत्र जो है ये प्राचीन नगर में प्राप्त हुआ है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में यह सिक्का कैसे भिन्न है तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छीनबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु भी बनी हो सकती है। पक्की मिट्टी का बना था तभी तो हम उसको पढ़ सके ना। अगर एक कच्ची मिट्टी का था तो ये अब तक नष्ट हो जाता था। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत के में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच जाते थे। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों से अवशेष मिलते थे? जी हाँ। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञान जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत का जो अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहासकार कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होने ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता था, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते थे। अंत इतिहासकार तथा पुरातत्ववादी उन जासूसों की तरह है जो इन कभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के लिए रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते थे। अतीत एक या अनेक, मतलब अतीत एक ही है या अनेक है। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, ऐसा इस तथ्य में लिखा गया है। यहाँ आप जा सकते हैं कि ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों या जीवन राजाओं का तथा रानियों के जीवन में तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों से जीवन से बहुत भिन्न था। मतलब राजाओं का जीवन अलग था और आज व्यापारियों का जीवन अलग था। सामान्य इंसान का भी जीवन या अलग था, जैसे कि आज की स्थिति में है। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उसी समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीतियों रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के
अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते थे। इस तरह से भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद था। उस समय शासक अपने विजयों को शासक जो रहते थे वो अपने विजयों की लेखा जोखा जो है वो संभाल के रहते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों को तथा उनकी द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में भी काफी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। आम आदमी अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने की मदद मिलती है। पुरातत्व की सहायता से क्या मिलता है हमें? तो उनके जीवन को जानने की मदद हमें मिलती है। हालांकि अभी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो आने वाले सेशन में इसके बारे में हम जानेंगे कि किस तरह से ये अवशेष है मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लैंग्वेजेस वहां रहती थी। ये चिन्ह जो है, जैसे कि पी के लिए आप स्क्वायर देख सकते हैं, टी के लिए आप हाफ सर्कल देख सकते हैं, एल के लिए आप शेर का चिन्ह देख सकते हैं। इस तरह से शेर के चिन्ह जो है वो लिपिक बनाते थे। इससे हमने स्टडी करके ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है इस भाषा को हमने हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे इतिहासकारों ने उसको एनालिसिस करके जाना है। तो आगे का पार्ट जो है वो हम अगले वीडियोस में देखेंगे, जहां कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी मैं आपको लगभग तरीके से आपको संभालूंगा या आपको बता दूंगा।